यह दंपति हाल ही में अपने बेटे की मृत्यु के बाद एक साथ रह रहा है। हालांकि जब एक युवा लड़का इस घर में काम करने आया तो चीजें पहले जैसी नहीं रह गईं। इस बुजुर्ग महिला, जो अपने बेटे की मौत से दुखी थी, को अपने पति के एक युवा कर्मचारी से प्रेम हो गया। फिल्म की शुरुआत एक द्वीप पर स्थित बीच हाउस से होती है। यहाँ हम एक प्रतिभाशाली लेखक टेड से मिलते हैं। टेड यहाँ अपनी पत्नी मेरियन और बेटी रूथ के साथ रहता है। उनके घर की दीवार पर उनके बेटों टॉम और टिम की तस्वीरें लगी हुई हैं। कुछ साल पहले उनके दोनों बेटों की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरियन इस दुखद घटना को सह नहीं पाई, तब से वह दुख में जीवन बिता रही हैं। दूसरी ओर टेड अपने काम में व्यस्त रहता है। रूथ की देखभाल एलिस करती है। रूथ को अपने भाइयों की दुर्घटना के बारे में पता चलता है। वह अक्सर अपने मृत भाइयों की तस्वीरें देखती है। एक दिन टेड को एक सहायक मिल जाता है। यह सहायक छोटे मोटे कामों में मदद करता है और उसे ड्राइव करके भी ले जाता है। टेड ने 3 महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया था। उसका नाम एडी है। टेड मैरियन से एडी के बारे में बात करता है। फिर ये दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं। हम यह उनकी बातों पर ध्यान देकर समझते हैं। बेटे के गुजर जाने के बाद उनके रिश्ते में दूरी आ गई है। मैरियन हैरान होती है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहती। टेड मैरियन से सुझाव देता है कि उन्हें एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। मैरियन सहमत हो जाती है और शहर के एक होटल में ठहरने का फैसला करती है। उसी रात रूथ ने एक डरावना सपना देखा। रूथ टेड से बात करती है और उसे अपना सपना बताती है। टेड उसे सोने में मदद करने के लिए एक कहानी सुनाता है। टेड रूथ के सपने पर आधारित एक किताब लिखना शुरू करता है। अगले दिन सुबह मैरियन एडी को लेने जाती है। आज एडी को एक सहायक के रूप में अपनी नौकरी शुरू करनी थी। फिर एडी आता है और देखता है कि टेड की बजाय उसकी पत्नी उसे लेने आई है। जब एडी मैरियन को देखता है तो उसे वह बहुत आकर्षक लगती है। मैरियन को भी एडी बहुत पसंद आता है। मैरियन एडी को टेड के घर छोड़ देती है। कुछ देर बाद वह अपने होटल चली जाती है। फिर टेड की मुलाकात एडी से होती है। टेड अपनी नौकरी के बारे में बात करता है। टेड उससे यह भी कहता है, अब से तुम्हें इस घर में रहना होगा। एडी को टेड बहुत पसंद आता है। एडी एक अच्छा लेखक बनना चाहता है, ठीक टेड की तरह। एडी यहाँ आकर बहुत खुश है। टेड उसे पूरे घर का दौरा कराता है। बातों बातों में वह यह भी बताता है कि उसकी शादी खराब होती जा रही है, इसलिए मैरियन और वह अब अलग रह रहे हैं। फिर एडी की मुलाकात एलिस से होती है, जो रूथ की आया है। वह एक सुंदर युवा महिला थी। वह पेंटिंग करता है और टेड की किताबें भी बनाता है। वह अक्सर बिना कपड़ों वाली लड़कियों की पेंटिंग करता है। टेड एवलिन को भी, जो एक महिला है, अपना मॉडल बनने के लिए बुलाता है। मैरियन अगले दिन वहां आती है। एडी टेड के साथ थिएटर जाता है। एडी की मुलाकात मैरियन से होती है। वह कहता है कि वह खाने के लिए आया है, क्योंकि वह टेड के घर से खाना नहीं लाया। मैरियन उसे यह कहती है। जब वह यह सुनती है, एक दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। उस रात एडी वापस घर आता है। वह मैरियन की तस्वीर देखकर खुद को संतुष्ट करने लगता है। फिर टेड और रूथ वहां आ जाते हैं। एडी किसी तरह से बचकर निकल जाता है। मैरियन अगले दिन वहां आने वाली है। इसके बाद वह घर जाता है। वहां उसे मैरियन का अंडरवियर मिलता है और वह फिर से खुद को संतुष्ट करने लगता है। तभी मैरियन घर आती है और एडी को ऐसा करते हुए देख लेती है। मैरियन एडी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे पहले ही आ जाना चाहिए था। एडी को इस तरह पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैरियन उसे बताती है कि वह उस पर नाराज नहीं है। वह समझाती है कि उसकी उम्र में हर कोई ऐसा करता है। एडी मैरियन से कहता है कि वह उसे पहली बार देखने के बाद से ही उसके बारे में सोचता रहा है। यह सुनकर मैरियन चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एडी टेड को एवलिन के घर ले जाता है तो उसे पता चलता है कि मैरियन अपना अंडरवियर भूल गई है। उस शाम मैरियन एडी के साथ डिनर करती है और वे दोनों बहुत बात करते हैं। मैरियन एडी से पूछती है, तुम एलिस को डेट पर क्यों नहीं ले जाते? एडी कहता है कि एलिस उसके बारे में वैसे नहीं सोचती। एक लंबी बातचीत के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन वह एडी के कमरे में आता है और दीवारों पर लगी सभी तस्वीरों के पीछे की कहानी साझा करता है। मैरियन एडी के साथ फ्लर्ट करती है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन टेड एडी को एक जगह लेकर जाता है। टेड 10 लोगों को एक किताब पढ़कर सुनाता है। एडी टेड की कहानी से यह सीखता है कि टेड अपनी जिंदगी पर आधारित ही सारी किताबें लिखता है। टेड एडी को घर जाते समय धन्यवाद कहता है। जब से एडी आया है, मैरियन लंबे समय बाद फिर से खुश रहने लगी है। कुछ दिन बाद एक रात 4:21 बजे रूथ मैरियन के कमरे में जाती है और एडी और मैरियन को एक दूसरे के पास बैठे हुए देखती है। फिर मैरियन उसे दिलासा देती है। वह इस अफेयर का पता लगा लेता है। अगले दिन वह कार में एडी से इस बारे में बात करता है। टेड उसे बताता है कि वह चाहता है कि तुम मैरियन के खिलाफ गवाही दो और यह बात कहो कि अगर टेड और मैरियन का तलाक हो जाए
तो तुम रूथ की कस्टडी लेने की पेशकश करोगे। एडी मैरियन से पूछता है कि सब कुछ होने के बाद भी वह अभी भी टेड के साथ क्यों है। मैरियन कहती है कि टेड एक शानदार अभिभावक है और वह रूथ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वह यह भी उल्लेख करती है कि उसे टेड की पेंटिंग की हॉबी पसंद नहीं है, जिसमें शुरुआत में यह शामिल था। मारियन की कुछ तस्वीरें। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात एडी ने मारियन से पूछा कि उनके बच्चे कैसे घायल हो गए थे। यह सुनकर मारियन को अपने मृत बेटों की याद आ जाती है और फिर वह चुप हो जाती है। उसी रात जब एडी तस्वीरें रूथ को दिखा रहा होता है तो वह पूछती है कि क्या वह एक तस्वीर अपने कमरे में ले जा सकती है। मारियन सहमत हो जाती है, लेकिन फिर रूथ गलती से वह तस्वीर गिरा देती है और टूटा हुआ कांच उसकी उंगली को काट देता है। एडी और मारियन उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब टेड को यह पता चलता है तो वह एडी पर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन मारियन एडी के पास होती है जब वह अचानक रोने लगती है। वह उसे बताती है कि वह सब कुछ छोड़ने और कहीं दूर जाने की योजना बना रही है। टेड एडी से कहता है कि वह इवलिन के घर जाए और उस दिन उसकी सारी पेंटिंग्स वापस ले आए। टेड अब इवलिन के बारे में सोचता रहता है। इवलिन बहुत गुस्से में एडी से कहती है कि टेड को शुक्रवार को उससे मिलने आना होगा। उसी पल इवलिन गलती से अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। एडी अपने घर की एक खिड़की तोड़ता है और अंदर चला जाता है। शाम को मैरियन एडी से कहती है कि शुक्रवार को वे टेड को एवलिन के घर ले जाएंगे, लेकिन वे उसे वापस नहीं लाएंगे। इससे टेड को शाम को अकेले घर आना सीखने में मदद मिलेगी। जब समय आएगा मैं अपने बेटों की सारी तस्वीरें इकट्ठा करूंगी और यह जगह हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अगले दिन जब एडी टेड को एवलिन के घर ले गया तो वह बहुत गुस्से में थी। उसने टेड की भेजी हुई सारी पेंटिंग्स फाड़ दी। एडी ने टेड को एवलिन के घर छोड़ा और फिर घर लौट आया। मैरियन रुथ को डॉक्टर के पास एडी के साथ भेजती है। यह इसलिए क्योंकि अगर रुथ यहीं रहती है तो वह जा नहीं पाएगी। रुथ को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद एडी फोटोशॉप जाता है, या फिर उसे टूटी हुई तस्वीर को ठीक करने के लिए कहा गया था। जब वे पहुंचे तो एडी ने आज ही तस्वीर मांगी। उसे पता था कि जब रुथ घर लौटेगी और तस्वीर में अपनी मां को नहीं देखेगी तो वह दुखी होगी। जब एडी ने तस्वीर मांगी तो मैनेजर ने उसे देने से मना कर दिया। एडी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और सब कुछ साफ साफ बताया। उसने मैरियन के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया। सब कुछ सुनने के बाद मैनेजर ने एक तस्वीर भी साझा की। इस बीच कुछ समय बाद रूथ और एडी वहां पहुंचते हैं। टेड एडी से बहुत नाराज था। एडी टेड से कहता है कि मैरियन हमेशा के लिए चली गई है। मैरियन ने उससे यह कहने को कहा था। मैरियन के बेटों की सारी तस्वीरें भी ले ली गई थीं। टेड के पास अब अपने बेटों की कोई भी तस्वीर नहीं है। टेड इस सब बात से बहुत दुखी हो गया। उसने शाम को एडी से इस बारे में बात की। उनके बच्चों का एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था। उसी रात ये लोग थोड़ा मस्ती करने बाहर गए। मैरियन, टेड और उनके दोनों बेटे शराब पीने के कारण नशे में थे। उसी समय दूसरा बेटा गाड़ी चला रहा था, जिसे ड्राइविंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। कार की हेडलाइट और पीछे की लाइट बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि टेड उन्हें साफ करना भूल गया था। उसने सामने आ रही गाड़ी को नहीं देखा और हाईवे पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों बेटों की मौत हो गई। उसने रूथ को इस दर्द से उबरने की कोशिश में शामिल किया, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। एडी यह कहानी सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक माँ अपनी बेटी को कैसे पीछे छोड़ सकती है। अगले दिन एवलिन की नौकरानी टेड से मिलने जाती है और उसे यह खबर देती है कि एवलिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर टेड उसे अपना ड्राइवर बना लेता है। वह अपनी पत्नी को रसोइया और रूथ की देखभाल करने वाली भी बना देता है। एडी टेड से अलविदा कहता है और फिर अपने घर चला जाता है। एवलिन की नौकरानी और उसकी पत्नी अब रूथ की बहुत मदद करने लगी हैं।